प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट 26/11/2024 के दिन सेकेंड मीटिंग में हुए प्रश्न पत्र से गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे और पार्ट 2 के माध्यम से। इसका पहला पार्ट आपके अपने इस YouTube चैनल पर सभी प्रश्नों को हल करके यानी सॉल्व करके अपलोड किया गया है। यदि आपने उससे अभी तक नहीं देखा है तो आप अपने इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु पर 10% की, देखिए दे रहा कह रहा एक वस्तु पर कर में 10% की कमी की जाती है। कर मतलब टैक्स में कमी की जाती है, लेकिन उसकी खपत 20% वृद्धि हो जाती, यानी जैसे ही उसका दाम कम होता है उसकी खपत बढ़ जाती है और 20%। तो कह रहा इससे प्राप्त कर राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी जो राजस्व कर है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होने वाली है, ये बताना है आपको। तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं। यूनिक सूत्र है, विशेष तौर पर इसी सवालों में या ऐसे सवालों के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए सूत्र आपका है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। देखो अगर यहाँ कमी हो रही है तो -10 लिख लेते हैं, अगर वृद्धि हुई होती तो प्लस लिख लेते हैं। फिर देखो खपत में वृद्धि हुई है तो +20 लिख देते हैं। और प्लस और माइनस की वजह से यानी प्लस माइनस के चक्कर में यहाँ माइनस होगा, क्योंकि प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ आ जाएगा 20 गुणे में 10 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा क्योंकि आपस में एक दूसरे से डिवाइड में है। अब देखो इन दोनों को सरल करोगे तो -10 +20 बराबर आ जाएगा +20 और -2 एकन 2, यहाँ 10 आएगा। +20 और -10 बराबर आएगा +10 और यहाँ -2, ये बराबर हो जाएगा प्लस में 8%। प्लस में आया इसका मतलब वृद्धि हुआ, और वैसे भी यहाँ ना वृद्धि ना कमी दिया है, सीधे प्रतिशत वृद्धि पूछा है, तो हम सवाल का उत्तर दे देंगे कि 8% की वृद्धि हो रही है राजस्व में। राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 8% की वृद्धि हो रही है। अब इस सवाल को आप समझ लो, हर पेपर में आपके दिया गया है और फिर दिया जाएगा। ग्रुप डी की परीक्षा हो चाहे पुनः एएलपी का एग्जाम होने वाला है उसमें सवाल पूछे, या फिर पेट का एग्जाम है उसमें सवाल आपसे पूछे। तो ध्यान रहे, मन से पढ़ लीजिए। चलिए ये देखिए सवाल बार बार आपको ऑफलाइन क्लास में भी बताया जाता है, सेम टू सेम हूबहू वही सवाल पूछा है। कह रहा एक गांव के 10% निवासियों की मृत्यु हैजा से हो जाने पर, एक गांव में 10% निवासियों की मृत्यु हैजा से हो गई है। कह रहा है और इस वजह से दहशत फैल गई और इस दौरान शेष 25% निवासियों ने गांव छोड़ दिया। अब जैसे कोरोना हुआ था तो भैया जिस गांव में कोरोना फैला था उस गांव में लोगों में दहशत हो गई थी कि अब हमें कहीं ना कोरोना हो जाए, इसलिए कुछ लोग तो भाई प्लान करके अपने गांव को छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ चले गए, या फिर सेफ्टी कवच आदि सारी चीजें अपनाने लगे। अब देखो इस दौरान जब दहशत फैल गई, दहशत तब 25% निवासी गांव छोड़े दिए कि भैया गांव में रहबे उचित ना छोड़ दिया, ठीक है। और जनसंख्या घटकर इतनी रह गई है। कह रहा शुरुआत में इस गांव में कितने लोग रहा करते थे या निवास करते थे। तो हम ऐसे सवालों के लिए मान लेते हैं शुरुआत में गांव में रहने वालों की संख्या x थी और 10% जब हैजा से मृत्यु हो गई तो शेष कितने बच गए? 90%। फिर कह रहा इस दौरान शेष का 25% गाँव में छोड़ दिए तो कितने लोग बच गए? 75% लोग बच गए, शेष का 75% लोग बचे, और यही बचे कितने हैं? 4050 लोग बचे हैं। इन्हें सरल करो, यक्स का मान आ जाएगा। देखो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 0 से 0 कट जाएगा, 9 और 3 बटे में आ जाएगा भैया
9 गुणे में 3 और 10 गुणे 4 यानी 40 यहाँ चला आएगा। और देखो यक्स का मान आ जाएगा 9 चौक 36, 4 40, 45, 9 पचे 45, 1 0, 3 15 में 45 और 15 चौका 60 यानी 6000 लोग, 60 यानी 6000 लोग उस गांव में निवास करते थे। क्या समझ में आ गया? तो इसी प्रकार से इसे हल करना है। चलिए अगला सवाल है, एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण, एक पेड़ है, कोई वृक्ष है, कोई पेड़ है, मान लो भैया ऐसे सीधे बना लेते हैं, पेड़ है, ये पेड़ है और इस पेड़ का उन्नयन कोण है ना, उस पेड़ से 300 मीटर दूर स्थित, ऐसे चलो इधर से बनाते हैं, 300 मीटर दूर स्थित, 300 मीटर दूरी पर स्थित है ना, किसी एक बिंदु से उस पेड़ का उन्नयन कोण कितना अंश है? तो 30 अंश है। ऐसे ऐसे कितना अंश है भैया? 30 अंश है। कह रहा है कि जब पेड़ बड़ा होता है तो पेड़ और बड़ा हो गया। ये क्या था भैया? पेड़ था। अब पेड़ था, ये पेड़ जैसे बड़ा हुआ, कुछ इतना बड़ा हुआ, तब उसी बिंदु से उस पेड़ का, वृक्ष का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। यानी अब कितने अंश का हो गया है? ये कोण कितने अंश का हो गया? तो ये कोण अब कितने अंश का हो जाएगा? 60 अंश का हो जाएगा। तो कह रहा है कि पेड़ कितना कितना बढ़ा हुआ है, यानी पेड़, ये जो इसकी ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई, यही ऊंचाई आपको बताना है। तो एक काम कर लेते हैं, इस पेड़ की ऊंचाई हम मान लेते हैं ये x बढ़ गया और यहां से यहां इसकी ऊंचाई क्या है? y मान लेते हैं। अब एक सूत्र काम करता है कि जब लंब लंब और आधार दिया गया हो और एक कोण दिया गया हो तो एक सूत्र काम करता है tan 30 अंश बराबर इस वाले त्रिभुज से, tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब y और बटे में आधार क्या हो गया? 300 मीटर। अब tan 30 का मान होता है 1/√3, ये आपको याद रखना है, y बटे 300। अब 300 बटे में तो 300 क्या हो गया भैया? गुणे में आ गया। क्या ये बात आपको समझ में आया? 300 बटे में है तो 300 कटकर यहाँ आ गया गुणे में 300। अब देखो यहाँ पर y का मान आ गया, लेकिन ऐसे y का मान नहीं, हम √3 से ऊपर √3 से नीचे गुणा कर देते हैं। देखो √3 √9 और √9 का वर्गमूल जब देखेंगे तो 3 आएगा और 3 एकम 3 यानी यहाँ बचेगा 100, यानी 100 √3, यानी 100 √3 बराबर किसका मान आ गया? बताओ किसका मान आ गया? तो y का मान आ गया। अब फिर एक बार हम हल करेंगे इस 60 वाले कोण से लेकर कि भैया tan 60 अंश बराबर, tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है? x प्लस y है और आधार कितना है? 300 है। ये बताओ tan 60 का मान होता है √3 और बराबर में tan 60 का मान होता है √3 और बराबर में x प्लस y का मान क्या निकाले हो? y का मान 100 √3 है और बटे में 300 है। 300 बटे में पुनः फिर से आके गुणा बना लिया तो यहाँ हो गया 300 √3 और यहाँ x प्लस 100 √3। अगर हम 100 को यहाँ लाकर घटा देंगे तो 200 √3 बचेगा कि नहीं बचेगा? और किसका मान होगा? x का मान, और x यही है ऊंचाई और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी 200 √3 मीटर उस पेड़ की ऊंचाई बढ़ जाएगी। आराम से समझाया हूं, अच्छे से समझ लेना, बार बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो ऐसा ना हो गलत हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि 2.5 मीटर, कितना मीटर? 2.5 लीटर है, 2.525 लीटर है और इस लीटर को आम के पेय यानी मैंगो ड्रिंक है, मैंगो जूस है जिसे कह सकते हैं, मैंगो जूस है, इसकी बोतल में है ना, देखो फिर से 2.25 लीटर के आम के पेय की बोतल से 45 ml के कितने छोटे छोटे गिलास भरे जा सकते हैं? तो भैया कुछ करना नहीं है, पूरी संख्या में 45 ml से भाग दे दीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये ml है और ये लीटर है, इसको भी आपको क्या करना है? ml में बदलने के लिए 1000 से
मल्टीप्लाई कर देना है। देखो 2 अंक से 2 जीरो खत्म हो गया और 45 का पहाड़ा पढ़ोगे या 45 का पहाड़ा पढ़ोगे तो सीधे आ जाएगा 45 एकम 45 और 45 पंचे 225 और 5 दहा में 50 यानी 50 बोतल, 50 बोतल में क्या करना है, भरना है। 50 बोतलों में आप भर सकते हैं इसे। कितने बोतलों में? 50 बोतलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, भर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है अमिता, देखो बड़ा सा सवाल है, आयु संबंधी का है लेकिन समझ कर चलेंगे। अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है, तो मैं लिखता हूं अमिता, कौन भैया, अमिता, और उसकी सहेली कौन है, अमृता। अमृता, अमिता अमृता से 2 वर्ष बड़ी है, तो अमृता माना 1 साल की, तो अमिता कितने की हो गई, x + 2 साल की। कह रहा अमिता के पिता यानी इसके पापा जो हैं वो आयु में अमिता से दुगने हैं, अमिता से 2 गुने, यानी 2 गुणे में x + 2। ये 10 साल की तो ये 20, ये 25 साल तो ये 50, ऐसा। फिर कह रहा है और अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से, यानी अमृता की आयु, इसकी बहन, किसकी बहन, अमृता की बहन, उसकी बहन की आयु से दुगनी है, तो उसकी बहन की आयु कितनी हो जाएगी, इसी की आधी हो जाएगी। आधी हो जाएगी कि नहीं, बात तो समझ में आया। अब फिर देखो अमृता के पिता की आयु और अमिता के पिता यानी अमिता के पापा यानी 2x + 2 और अमृता की बहन की आयु यानी ये x/2 की आयु का अंतर 43 है, यानी इन दोनों का अंतर आप देखोगे तो कितना भैया, इन दोनों का अंतर 43 है, यानी इन दोनों का अंतर 43 है। बोलो समझ में आया। तो कह रहा अमिता और अमृता दोनों की आयु जोड़कर बताओ। देखो कितना अच्छा। अब आप ऐसे कर लो, यहां से 2 से 2 गुणा कर लो। अब थोड़ा सा जगह कम है, मैं आपको समझा दूं, चलो इतने में समझो आप। 2 एकम 2x और प्लस में 2 दूनी 4 और माइनस में x/2 बराबर 43। 4 प्लस है 4 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 39। अब देखो 2 दूना 4 माइनस 1 3/2, 3x/2, यहाँ क्या आ जाएगा 2/3 और यहाँ रह जाएगा सीधा x। 3 13 में 39, तो 13 दूनी 26, यानी अगर हम बात करें अमृता की तो 26 साल की है और अमिता की बात करें तो 26 2 28। अगर हम कहें दोनों की आयु जोड़कर बताओ तो भैया x, अब देखो आप देखो x प्लस में 2 प्लस में x तो 2x है, 2x प्लस में 2 यानी 26 दूना 52 2 54 वर्ष इन दोनों की आयु का योग होगा और सवाल का उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा लिखना जरूरी है इसमें, क्योंकि बिना लिखे आप समझ नहीं पाओगे। समझ में आ जाएगा ना, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा एक घनाभ, अच्छे सवाल है, आपका थोड़ा सा समय लिया जा सकता है। कह रहा एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल 38 सेंटीमीटर है। भैया किसकी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का योग कितना दिया है, 38 सेंटीमीटर दिया। कह रहा इसके विकर्ण की लंबाई, तो भैया घनाभ के विकर्ण की लंबाई होती है L² प्लस B² प्लस H² बराबर 22 सेंटीमीटर। कह रहा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। वैसे तो 2 गुना LB प्लस 2 गुना BH प्लस 2 गुना HL, मैंने 2 कॉमन लेकर बाहर कर दिया, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये आपका सवाल। अब यही आपको ज्ञात करना है, तो मैं आपको एक सूत्र बता दूं, सूत्र बताता हूं, ध्यान देना। L प्लस में B प्लस में H का होल स्क्वायर बराबर होता है L² प्लस B² प्लस H² प्लस में 2LB प्लस BH प्लस में HL, यही होता है। अब देखो L प्लस B प्लस H बराबर 38 दिया है, तो 38 का वर्ग कर दो बराबर, अब इनका मान निकालना है तो भैया इस वर्गमूल का उल्टा क्या कर दोगे, वर्ग, तो 22 का वर्ग क्या हो जाएगा 484 हो जाएगा, और प्लस में 2LB प्लस BH प्लस HL, यही निकालना है आपको, लंबाई चौड़ाई मत निकालिए, सीधे ऐसे।
38 का वर्ग करेंगे तो भैया 8 अठाई 64 के 4, 8 अठाई 64 के 4 हासिल आए 6, 8 त्रिक 24 दूना 48, 6 54 के 4 हासिल 5, 3 त्रिक का 9 5 14 यानी 1444 आ जाएगा। अब आप 484 घटा दोगे, 484 घटा दोगे तो सवाल का उत्तर आ जाएगा 2LB प्लस BH प्लस में HL। सवाल का उत्तर 4 में से 4 गया 0, यहाँ बचा 14, 14 में से 8 गए 8, 6 14, फिर यहाँ बचा 13, 13 में से 4 गए 9, 4 13। अब सेंटीमीटर स्क्वायर, यही सवाल का उत्तर, यानी 960 सेंटीमीटर स्क्वायर इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। बोले समझ में आ गया ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले क्या भैया, 3 वर्ष पहले क्या है, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले 6 सदस्य, कितने सदस्य, 3 वर्ष पहले 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 वर्ष है। तो देखो 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं और इनकी औसत आयु 19 है, तो भैया योग क्या आ जाएगा, 19 छक्का 114 वर्ष हो जाएगा। बात समझ गए ना। यानी योग कितना आएगा, योग 19 है औसत, तो योग कितना आ जाएगा बता दो जल्दी से, 19 छक्का 114। कह रहा कि उनके बाद, उसके बाद, ये लेकिन ध्यान रहे 6 वर्ष पहले की आयु है, तो भैया 6 सदस्य है तो 6 का 36 आपको क्या करना होगा, 6 का 36। देखो 3 वर्ष, अच्छा सॉरी 3 वर्ष की बात करता है, 3 वर्ष पहले 6 सदस्य, तो भैया 3 वर्ष पहले 6 सदस्य, तो 6 त्रिक 18 आपको क्या करना होगा, जोड़ना। 8 4 12 के 2, 1 1 2 1 3 और यहाँ 1, 132 वर्ष आज उनकी आयु का योग है। फिर कह रहा उसके बाद एक लड़के का जन्म हो गया, यानी 6 के बजाय आज 7 हो गए। 6 के बाद आज एक लड़के का जब जन्म हुआ तो 6 सदस्य थे, लेकिन अब 7 सदस्य हो गए। कह रहा औसत आयु आज भी उतनी ही है, यानी 19 वर्ष है, तो 19 सत्ते कितना होता भैया, 133 होता है। देखो 7 9 63 के 3 हासिल 6, 7 1 7 6 13 133। अब देखो यहाँ 6 लोग हैं और यहाँ 7 लोग हैं, यहाँ आयु 132 है और यहाँ 133 है, इन दोनों में कितने का अंतर है, तो 1 वर्ष ज्यादा है। यानी जो नया लड़का आया है, जो बच्चा आया है, जो शिशु आया है, वो 1 साल का है आज की डेट में। क्या बात समझ में आ जाएगा ना। चलिए अगले सवाल की ओर चलते, अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए कह रहा सह अभाज्य संख्याओं के समुच्चय, आगे आसान आपको सवाल दिख रहा है। कह रहा सह अभाज्य संख्याओं के समुच्चय का मासा यानी महत्तम समापवर्तक किसके बराबर होता है। तो भैया सह अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, तो देखो मैं आपको बता दूं, सह अभाज्य संख्या जो होती है वह ऐसी संख्या होती है जैसे 2 और 5 ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम कहें 4 और 7 ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, 6 और 13 ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जहां पर 2 तो संख्याएं होती हैं, लेकिन उनका मासा यानी महत्तम समापवर्तक सदैव 1 होता है। देखो एक सम एक विषम भले है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन दोनों का मासा निकालोगे तो सदैव 1 निकलेगा। अभी मैं कह दूं 15 और 31, ये देखो सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो सह अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव 1 होता है। ये नोट कर लो, पूछा गया सवाल है, ये समझ लो कि देखते भर में इस सवाल का उत्तर सेकंडों में लग जाएगा। अगला सवाल देखोगे, कह रहा है कि 2 कोण पूरक हैं। पूरक कोण किसे कहते भैया, किन्हीं 2 कोणों का योगफल 90 अंश होता है। बात समझ रहे हैं। थीटा प्लस अगर हम कहें, थीटा प्लस अगर कहे बीटा या अल्फा प्लस बीटा कह ले बराबर कितने अंश का, 90 अंश का, यानी 2 पूरक कोणों का योगफल 90 अंश। अगर एक कोण 30 अंश का है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, एक थीटा प्लस बीटा अगर हम बात करें बराबर 90 अंश है, अगर ये 30 अंश है तो ये वाला बताओ कितने का होगा, 60, तभी तो 90 होगा। अगर ये 45 अंश है तो ये बताओ कितने का होगा, 45, तभी तो 90 होगा। अगर एक 20 अंश है तो दूसरा कितने का अंश होगा, 70, तभी ये पूरक कोण कहलाता है। क्या बातें समझ गए ना। अब इस आधार पर कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण का, अब हम मान लेते हैं छोटा कोण,
क्या मान लेते भैया, छोटा कोण थीटा अंश का है या एक्स मान लो, जो भी मान लो आप, थीटा मान लो। बड़ा कोण छोटे कोण के माप का, भाई बड़ा कोण लिखो यहाँ पर, बड़ा कोण जो है और ये छोटा कोण है। अब आप समझो, बड़ा कोण छोटे कोण के माप के 5 गुने से 6 कम है, यानी अब इन दोनों का योगफल हम किसके बराबर रखेंगे, 90 के रखेंगे कि नहीं रखेंगे, रखेंगे भाई। 5 1 6 थीटा और 6 माइनस है उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 6 से भाग दे देना, थीटा का मान आ जाएगा 6 एकन 6 3 छछवा का 36, यानी थीटा का मान 16 अंश आया। कह रहा बड़े कोण का माप ज्ञात करो, तो भैया लो भैया 16 पचे 80 माइनस 6, यहाँ देखो बड़ा कोण यही तो है, 5 गुणे में 16 माइनस 6, 16 पचे 80 माइनस 6 बराबर 74 अंश सवाल का उत्तर। 80 माइनस 6 बराबर 74 अंश सवाल का उत्तर हो जाएगा। आसान है, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा और आसान भी है, आपको समझना है। देखिए क्या कहता है, दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा निम्न आरेख में विद्यालय के बाद की अलग अलग गतिविधियों में शामिल विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया है। कोई विद्यालय ऐसा है जैसे नवोदय हो या मिलिट्री वाला हो, आर्मी वाला हो, जहाँ पर बच्चे पढ़ाई के बाद भी वहीं रहते हैं। ऐसा कह रहा कि विद्यालय के बाद, है ना, विद्यालय के बाद अलग अलग गतिविधियों में लिप्त है। जैसे कुछ लोग खेल खेल रहे हैं, कुछ लोग अध्ययन कर रहे हैं, कुछ नृत्य कर रहे हैं, कुछ योगा कर रहे हैं, कुछ तो टीवी पे बैठ के देख रहे हैं। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। अब देखो खेल और योगा, ये कह रहा है, ये कह रहा खेल और योगा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है। तो खेल में 25 लोग हैं और योगा में 15 लोग हैं। तो भैया खेल में 25, योगा में 15, तो कुल 15 और 25 मतलब हो जाएगा 40। और औसत का सूत्र होता क्या है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे में पदों की संख्या होता है। तब बताओ योग कितना है, 40, और कौन से ग्रुप की बात, खेल और योगा, मतलब 2 ग्रुप की बात हो रही है। तब इसको हम जब 40 को 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 यानी 20 औसत हो जाएगा। यानी योगा और खेल को मिलाकर कुल कितने औसत बन रहे हैं भैया, 2 से भाग देने पर तो 20 दूना 40 यानी औसत 20 बन रहा है। क्या ये बात समझ में आ जाएगा, क्या ये बात आपको समझ में आ जाएगी। क्यों भाई, ये समझ में आई बात कि नहीं बात समझ में आई। तो औसत कितना बन जाएगा, 20। सबको समझ में आना चाहिए। तो देखिए आपको मैंने आरआरबी ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा 26/11/2024 के दिन हुए प्रश्न पत्र सेकेंड मीटिंग के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल के बेल आइकन यानी घंटा को भी नहीं दबाया है तो दबा लें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।